हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सो गाइस, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है नेशनल इनकम, जिसमें आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे घबरा जाते हैं, यार कौन सी स्टेटमेंट नेशनल इनकम इंक्लूड करें, कौन सी ना करें। तो इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने के लिए हम आए हैं और इस नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं टॉपिक वाइज हम कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा नेशनल इनकम और उसके डेफिनेशन से रिलेटेड किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रही आपकी नेशनल इनकम की डेफिनेशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम। तो फैक्टर्स इनकम क्या होती है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक तरह से क्या बोले तो एक पेड़ आपने देखा है, पेड़ का जो जड़ होती है ना, तो इस तरह से ये नेशनल इनकम की जड़ है। अगर आप इसको समझ गए ना तो आपको बाकी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, वो एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है कि इनकम हमारी दो तरह की है, एक आपकी फैक्टर इनकम और दूसरी आपकी ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या है? आपकी वन साइडेड इनकम, जहाँ पे आपको कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा मिल रहा है। जैसे कि चैरिटी डोनेशन, आप मंदिर मस्जिद जा रहे हो, वहाँ पे चैरिटी बॉक्स होता है, वहाँ पे आपने क्या करा, 10 रुपये डाल दिए, 20 रुपये डाल दिए। क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि भगवान आपको कुछ देगा, आपको कोई सामान देगा, कोई सर्विस देगा। तो एक सेटिस्फेक्शन होती है, एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है, जहाँ पे आप क्या करते हो, चैरिटी दे देते हो, डोनेशन दे देते हो, गिफ्ट दे देते हो। तो ऐसी चीज़ें जो भी वन साइडेड है वो आपको स्टेटमेंट से पता लग जाएंगी। ऐसी स्टेटमेंट जहाँ पे आपको लग रहा है कि वन साइडेड है, जहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं दी जा रही उसके बदले में, ना ही प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो ऐसी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ध्यान रखना, ऐसी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, नॉट इंक्लूडेड। याद रहेगा, ट्रांसफर इनकम जितनी भी होंगी कैसे पता चलेगा? जिसके बदले में ना तो गुड्स एंड सर्विस, ना लेन देन हो रहा होगा, ना तो प्रोडक्शन हो रहा होगा। इतना माइंड में रख लेना। तो ऐसे इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर इनकम, और इनको हम नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, ऐसी इनकम जो हम प्रोडक्शन करके अर्न करते हैं, ठीक है। और कौन अर्न करता है यहाँ पे? फैक्टर्स अर्न करते हैं और फैक्टर्स के थ्रू अर्न करते हैं। फैक्टर की बात करें, ऐसे फैक्टर जो प्रोडक्शन करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब प्रोडक्शन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल में लाते हैं? तो आपके सामने लिखे हुए हैं, देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। भाई, आपके कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। उस लैंड पे काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए। अब वहाँ पे लेबर तो चाहिए, साथ में आपको रॉ मटेरियल, मशीन, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? आपके कैपिटल से। और उस बिजनेस को चलाएगा कौन? एंटरप्रेन्योर। तो ये मेन 4 फैक्टर्स हैं जहाँ जो फैक्टर्स आपके प्रोडक्शन करने में हेल्प करेंगे और यही फैक्टर आपको पैसा कमा के देंगी। जैसे कि लैंड आपको रेंटल इनकम देगी, लेबर वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल इंटरेस्ट इनकम एंड एंटरप्रेन्योर आपके प्रॉफिट्स अर्न करके देंगे, ठीक है। जो ऑनर होते हैं वो किनको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपकी फैक्टर्स इनकम है, ध्यान रखना। रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको अटैचमेंट, नोट्स के अटैचमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फैक्टर इनकम आपको समझ में आ गई, क्योंकि हम लोग नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड करने वाले हैं भाई? फैक्टर इनकम। तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम, है ना। अब ये तो रही एक बात फैक्टर इनकम की। अब इसके आगे क्या है? और ऐसी फैक्टर इनकम कौन अर्न करेगा तभी नेशनल इनकम इंक्लूड होगी। एक और कंडीशन आ गई हमारे सामने। दूसरी कंडीशन क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट होना मस्ट है। अगर वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है, कौन से देश का? अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, अगर वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है और वो फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। समझ में आ गए? ठीक है। क्या बोला मैंने? नॉर्मल रेजिडेंट अगर फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा।
अब यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखी है विद इन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम, चलो इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, फिलहाल इस नॉर्मल रेजिडेंट को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल रेजिडेंट को डिफाइन करा हुआ है। नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, इसको सिटीजनशिप से कंपेयर मत करना आप लोग, ये ध्यान रखना। नॉर्मल रेजिडेंट ध्यान रखना कि वो मोर देन 1 ईयर किसी भी कंट्री में 1 से ज्यादा साल रह रहा है, रेजिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर, और प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई कर रहा है, तो वो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाता है। तो इसमें कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे कोई भी इंडिविजुअल, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, आप दूसरे देश में जा रहे हो। दूसरे देश में क्यों जाते हैं हम लोग? काम करने के लिए जा रहे हैं। काम करने के लिए जा रहे हो तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, इलाज कराने के लिए जा रहे हो, किसी भी पर्पज के लिए जा रहे हो, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आप वहां पे 2 से 3 साल आप रह भी लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी इंडिया में ही बिलोंग करता है, तो आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट ही कहलाओगे। तो इंडिविजुअल हो गए, कोई भी बैंक या ऑर्गेनाइजेशन, बैंक या ऑर्गेनाइजेशन भी नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगी क्या सर? जी हाँ, बैंक और ऑर्गेनाइजेशन भी नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगी। इसके लिए कंडीशन क्या है? वो विद इन द इंडिया स्टैब्लिश्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स वो इंडिया के अंदर ही उसका स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। उसकी ब्रांचेस किसी भी कंट्री में हो, कोई मतलब नहीं है, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगी वो ब्रांचेस। बैंक, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाम से पता चल रहा है वो इंडिया में स्टैब्लिश है और उसकी ब्रांचेस ऑल ओवर कंट्रीज कहीं पर भी हो सकती हैं, वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, ठीक है। बैंक होगी, इसी तरह से कोई भी कंपनी भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके इंक्लूड रहेंगी हमारी नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर। अब लाइक फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक अमेरिका में जाके प्रॉफिट कमा रही है, भाई इंडियन बैंक मैंने अभी बोला इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है क्योंकि वो इंडिया में स्टैब्लिश है, प्रॉफिट कमा रही है, और प्रॉफिट क्या है? हमारी फैक्टर इनकम है। और कौन कमा रहा है? हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट क्या कर रहा है? प्रॉफिट कमा रहा है, तो इसका मतलब वो हमारे देश के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। यानी कि यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी जरूरी है, नॉर्मल रेजिडेंट कहीं पे भी पैसा कमा रहा हो, लाइक इंडिया, थोड़ा सा ड्राइंग खराब है बट ठीक है, समझ लेना आप लोग, ठीक है। अगर हम ये नॉर्मल रेजिडेंट है, इंडिया के अंदर पैसा कमा रहा हो या इंडिया के बाहर, इंडिया के बाहर का मतलब है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है इंडिया को छोड़ के जो बाकी पूरा जो वर्ल्ड है, कहीं पे भी पैसा कमा रहा हो, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की नेशनल इनकम इंक्लूड होगा। कंडीशन क्या है? हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट होना जरूरी है और फैक्टर इनकम कमाना जरूरी है। फैक्टर इनकम अभी हमने डिस्कस करा था, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो ये तो हो गए हमारे इंक्लूडेड, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड होंगे। अब है नॉट इंक्लूडेड, जो जिनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जैसे कि फॉरेन विजिटर्स हो गए। फॉरेन विजिटर्स जो हमारे देश में घूमने के पर्पज से आए हुए हैं, आपने देखा ही होगा जब भी आपके स्कूल की ट्रिप जाती है तो आपने देखा होगा बहुत सारे फॉरेन विजिटर्स आप देखते होंगे, है ना। तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। जॉब सीकर्स जो जॉब करने के लिए इंडिया में आते हैं, वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। फॉरेन कंपनीज, जैसे इंडियन कंपनी दूसरी कंट्रीज में काम करती हैं, इस तरह से फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में काम कर रही हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारी फॉरेन कंपनीज होंगी, वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगी। वो जितना भी प्रॉफिट कमा रही होंगी वो उनके देश में, उनके देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसी तरह से एक और टॉपिक है यहाँ पे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो भाई एक ऐसी चीज है ना, ये किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए काम ही नहीं करती, जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे काम करती हैं, किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए काम ही नहीं करती। तो इसका मतलब है ये किसी भी कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाती, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने बात करनी नॉर्मल रेजिडेंट की। अगेन आए डेफिनेशन के ऊपर, तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर्स इनकम। याद है फैक्टर इनकम? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। चलो मेरे साथ में दोहराइए, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। ये चार हमारी क्या है? फैक्टर्स इनकम है, जो कि कौन अर्न करेगा? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट विद इन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम। ये तो बहुत बेसिक है। अकाउंटिंग पीरियड की हम बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड जनरली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। और आपको तो पता ही है भाई कौन सा हम फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर, 1 जनवरी से लेके 31
दिसंबर एंड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके टू 31 मार्च। बताइए आपके स्कूल में कौन सा फॉलो होता है? कब आपके स्कूल ओपन होते हैं जनरली? 1 अप्रैल। और कब वो क्लोज हो जाते हैं? 31 मार्च। यानी कि आपके स्कूल वाले भी कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं। इसी तरह से हम लोग, हमारी कंपनीज, हमारी गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती है। तो ये नेशनल इनकम से रिलेटेड जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा, अब देखना कितनी इजीली हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे। देखना चलो बड़े बड़े नेक्स्ट स्लाइड पे ये रहा टॉपिक रिलेटेड टू क्वेश्चंस। अब जैसे प्रॉफिट अर्न बाय अमेरिकन कंपनी, देखो अमेरिकन कंपनी लिख दिया ना इन्होंने। अब अमेरिकन कंपनी क्या लगता है? इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट होगी क्या? नहीं, ये क्या है? अमेरिका की नॉर्मल रेजिडेंट होगी। हमें ये नहीं बताना किसकी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्लूड हो, हमें अपने देश को पॉइंट रख के हमें जवाब देना। जैसे कि प्रॉफिट अर्न बाय अमेरिकन कंपनी, तो अमेरिकन कंपनी इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, तो इंडिया की नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर सिंपल। दूसरा, प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी चाहे कहीं पे भी काम कर रही हो, लिखा हुआ इन जापान, हमें उससे कोई लेना देना ही नहीं है। कहां पे कौन है ये? कौन पैसा कमा रहा है? इंडियन कंपनी पैसा कमा रही है। तो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट हुई, प्रॉफिट कमा रही है, फैक्टर इनकम कमा रही है, ये हमारे देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। कितना सिंपल था। आगे बढ़े। रेम्यूनरेशन रिसीव बाय इंडियन एम्प्लॉय वर्किंग इन अमेरिकन कंपनी। कितना बड़ा बड़ा लग रहा है ना, बट कितना सिंपल है। देखो रेम्यूनरेशन जस्ट लाइक अ सैलरी रिसीव बाय इंडियन एम्प्लॉय। क्या यहाँ पे मेंशन कर दिया इन्होंने? इंडियन एम्प्लॉय। तो आपको नॉर्मल रेजिडेंट की डेफिनेशन नहीं भी क्लियर है ना, आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप आराम से कर लेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जैसे कि इन्होंने बोल दिया इंडियन एम्प्लॉय, तो इंडियन एम्प्लॉय किस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट है? इंडियन कंट्री। तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, तो यहां पे क्या होगा? हमारे देश के नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। एंड लास्ट फोर्थ पार्ट, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय इंडियन एम्प्लॉय। अगेन इन्होंने इंडियन एम्प्लॉय बोल दिया, वर्किंग इन इंडियन कंपनी इन अमेरिका। कोई लेना देना नहीं, आगे पढ़ोगे भी नहीं पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहाँ पे रेम्यूनरेशन फैक्टर इनकम है जो कि अर्न कर रहा है हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट, तो हमारे देश के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हो इस चीज का। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक के साथ इतना ही रखते हैं। आपको इससे रिलेटेड अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, कुछ भी नोट्स, आपको क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप अटैचमेंट में क्लिक कर सकते हैं और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।